तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, इंसान हो या फिर स्टॉक मार्केट, अंत में जाना ऊपर ही है। और ऐसा ही कुछ अभी मार्केट में हो रहा है। हमें मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, लगभग 17 से 18% का करेक्शन देखने को मिला और वहां से मार्केट अभी बाउंस बैक कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे रहा है। पर इस स्पेसिफिक वीडियो में अपन बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। अब देखो, बैंक निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है और अल्टीमेटली जो बैंक्स की मूवमेंट है ना, बैंक्स के स्टॉक के प्राइसेस जो है वो ही बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी के बेसिस पर हमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी करंट सिचुएशन देखें ना, तो यहाँ पर एक शार्प यहाँ पर रिकवरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का टूट चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब यहाँ पर एक बड़ी रैली के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो चुकी है पिछले एक साल के कंसोलिडेशन के बाद में। और अभी के टाइम पर रिसेंटली जो है यस बैंक, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब ये रिजल्ट भी इंपैक्ट करते हैं, पर ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखते हुए यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। और सवाल ये है कि क्या बैंक निफ्टी 80,000 के लेवल पर जाएगा, पूरी चीज हम यहाँ पर इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। देखो, कंपनी कोई भी हो, अल्टीमेटली जो उसका फ्यूचर डिसाइड करता है ना, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कैसा बिजनेस कर रही है, तो वो चीज हमको पता चलती है क्वार्टरली रिजल्ट से। और रिसेंटली Q4 के रिजल्ट भी आ चुके हैं यस बैंक के, तो किस तरीके से इसने Q4 में परफॉर्म किया है वो हमको समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला है और पिछले कुछ क्वार्टर से हमको सिमिलर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हम अगर सेल्स की बात करें तो। पर नीचे हम आते हैं और यहाँ पर हम प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर हमें लगातार प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, प्रॉफिट्स के बढ़ने का रीजन ये है कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, वो जो है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो, यस बैंक की हम बात करते हैं तो यस बैंक में जो कोलैप्स देखने को मिला था ना, वो मिला था एनपीएस के कारण। देखो, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, मान के चलते कोई बैंक किसी को लोन देती है और वो बंदा बैंक को पैसे ही नहीं देता है वापस, अपना पेमेंट ही नहीं करता है लोन का, तो ऐसे में ये जो काउंट होता है अमाउंट, ये एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बैंक भाई लोन तो देगी, डिपॉजिट अगर बैंक ले रही है तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट दे रही है। अगर लोन देती है और वहां पर हमें ब्याज नहीं मिलता या फिर उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, तो बैंक का नुकसान होता है। ऐसे में स्टॉक प्राइसेस थोड़ी ना ऊपर रहेंगे भाई, वो तो कोलैप्स करेंगे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिला था। पर अभी के टाइम पर कंपनी के एनपीएस की बात करें ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो ग्रॉस एनपीए तो उतना ही है। ग्रॉस एनपीए कुछ क्वार्टर से हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। वैसे भी भाई यहाँ पर 2% के ऊपर चल रहा था, ये यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला है। मतलब एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है और यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली है। पर यहाँ पर सबसे बढ़िया बात तुम देखो, नेट एनपीए की बात करें ना, तो यहाँ पर 0.5 का था जो कि 0.3 हो चुका है। मतलब यस बैंक जैसी कंपनी के लिए एनपीए का कम होना मतलब भाई बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, कोई एक आदमी है जो कर्जे में लिपटा हुआ है, तो उसका कर्जा कम होना मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। अगर इसका एनपीए कम हो रहा है मतलब कंपनी फिर से अपने पोटेंशियल पर आ रही है, और उसके बाद में क्या होगा, पोटेंशियल पर आएंगी तो अल्टीमेटली कंपनी ग्रो भी करेगी। इसलिए मार्केट यस बैंक को अच्छी खासी वैल्यूएशन दे रहा है और आज भी हमको यस बैंक का शेयर मार्केट में रैली करता हुआ दिखा है। तो अभी हम रिजल्ट देखते हैं एचडीएफसी बैंक के, और इसमें हमको क्या देखने को मिलता है वो भी देखेंगे। पर अल्टीमेटली जो इंपैक्ट क्रिएट किया है ना, जो मतलब डिफरेंस क्रिएट किया है, जहां पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेक देखने को मिला, ऑल टाइम हाई का ब्रेक देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है, तो वो हम आगे एनालाइज करेंगे। पहले हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं। सेल्स में यहाँ पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है, हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है, और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक से तुम ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि ये स्टेबल है। देखो, स्टॉक के प्राइस की भी बात करें ना, इसके तो पिछले 5 साल से कंसोलिडेशन में था, कोई यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पर ये जो सेल्स के नंबर्स हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने को मिला है, पर ये बेटर है, मतलब ये ऑलरेडी सेटल्ड बैंक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंपनी के ओपीएम या फिर फाइनेंशियल जो मार्जिन है वो, तो यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर में हमको इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। -17% 16% था, जो कि अभी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में है 2 क्वार्टर से। वहीं पर हम यहाँ पर प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा खासा ग्रोथ है, आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब यहाँ पर ग्रोथ तो देखने को मिली है, पर ये ऐसी ग्रोथ नहीं है कि यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हो जाए या फिर एक बड़ी रैली 20-25% की रैली देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली हम आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट देखते हैं। पहले तो हम वैल्यूएशन को एक बार चेक कर लेंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशन यहाँ पर अभी मार्केट में मिल रही है। बाकी हम वैल्यूएशन कंसिडर करें तो ये जो पी रेशियो में हमको फर्क देखने को मिल रहा है ना, ये नंबर्स का ही फर्क है, रियल असली मायने में जो है ना वो इतना बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि यस
बैंक क्या कर रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है। और ये जो वेल सेटल्ड है, मतलब यस बैंक का स्टॉक एक बार बहुत बड़ी ऊंचाइयों से नीचे आने के बाद में अभी टर्न अराउंड कर रहा है। और जो फाइनेंशियल्स में हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है वो फ्यूचर को इंडिकेट करती है कि आगे किस तरीके से यहाँ पर बैंक चल सकता है, और इसीलिए मार्केट जो है उसको अच्छी खासी वैल्यूएशन दे रहा है। वहीं पर हम आगे देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के मामले में। तो तीनों ही बैंक से अगर हम रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं ना, तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमें बड़ा कोई वो देखने को नहीं मिला है। जो चीजें हो रही थी अभी तक वही चीजें अभी भी हो रही है। अभी आप सेल्स का नंबर देख लो, 47 था 48 हो गया। प्रॉफिट का देख लो, यहाँ पर नंबर 18 था 19 हो गया, यहाँ पर 13 था 14 हो गया। मतलब जो एक लीनियर ग्रोथ है ना वो मेंटेन्ड है। मतलब इतना एक्सीलेंट रिजल्ट तो नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, उसको हम समझते हैं। देखो, तो इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा रेपो रेट का। देखो, जब भी अपन किसी भी बैंक को एनालाइज करेंगे तो वहां पर रेपो रेट का, रिजर्व बैंक का जो एंगल वो आना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, इन सभी बैंक्स का बाप है आरबीआई। आरबीआई एक रेपो रेट तय करता है जो कि इंटरेस्ट रेट होता है, और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो बैंक्स आरबीआई के पास में पैसा रखता है, और या फिर लोन के तहत आरबीआई उनको पैसा देता है। मतलब जैसे मान के चलते 6% का रेपो रेट है, तो इसी रेट ऑफ रिटर्न के अराउंड जो है सारा का सारा काम चलेगा। मतलब मैं अगर डिपॉजिट करता हूं बैंक में तो मुझे 6% की एफडी मिल गई, ठीक है, एफडी के ऊपर 6% का रिटर्न मिल गया। मैं लोन लेता हूं तो यहाँ से 3% का मार्जिन है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो ये 9% का मेरे को रेट ऑफ जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तहत, अगर मैं लोन लेता हूँ तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये रेपो रेट के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो अगर अभी 6% से रेपो रेट 7% हो गया मान के चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा जो लोन है ना उसका ब्याज बढ़ जाएगा, मतलब लोन हो जाएगा महंगा। जैसे एफडी के ऊपर भी मेरे को पहले 6% मिलता था, तो मान के चलते हो सकता है कि यहाँ पर बैंक बढ़ा दे, थोड़ी दिलेरी दिखा के 6.5% का यहाँ पर हमको रिटर्न दे दे। देखो, ज्यादा ऐसे थ्योरेटिकल बातें मैं करूंगा नहीं, जो चीजें हुई है ना एग्जैक्टली उन्हीं को हम समझेंगे तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा। और इसका कनेक्शन सीधा इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब देखो, ये पहले जो है ना रेपो रेट अपना क्या था, 4% के करीब था, लगभग 4.5% के करीब रेपो रेट था जब कोविड आया। तो यहाँ पर हमको रेट कट देखने को मिला इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और उस टाइम पर इन्फ्लेशन जो थी कम हो चुकी थी। अब कोरोना के टाइम पर इन्फ्लेशन कम क्यों होगी, क्योंकि गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बनी है क्योंकि भाई खाने को तो कुछ ना कुछ चाहिए, पर जो अदर चीजें है ना, जैसे कि गाड़ी लेना है मेरे को, क्योंकि भाई मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं, कोरोना में घर में ही पड़ा रहूंगा, तो गाड़ी तो लूंगा नहीं। तो इसकी वजह से जो है ना इन्फ्लेशन कम हो चुकी थी, मार्केट पूरा डाउन था, तो वहां पर रेपो रेट कम हुआ। उसके बाद में क्या है, इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एकदम से डिमांड बढ़ती है मार्केट में, कोरोना के बाद में सारी चीजें चलने लगती है और फिर से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसको टैकल करने के लिए आरबीआई भी अपना रेपो रेट बढ़ाता है। तो ये रेपो रेट पहुंच जाता है लगभग 6.5% के करीब, ठीक है। अब तुम एक बात समझो, ये 6.5% के करीब क्यों गया, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा। अब मतलब जो है ना, आरबीआई अगर रेपो रेट कम करती है तो उसके लिए जरूरी है कि भाई इन्फ्लेशन का कम होना, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है तो मजबूरन आरबीआई को जो है रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, जिस तरीके से पैसा डिप्रिसिएट हो रहा है ना, रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है, उसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम भी चलना चाहिए, ताकि मैं अगर बैंक में पैसे रखूँ, तो अगर मैं बैंक में पैसे रखता हूँ, मान के चलो 6% का रेट ऑफ रिटर्न है और इन्फ्लेशन भी 6% का है, तो मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा ज़्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो गिरेगा पर उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। वैसे अगर इन्फ्लेशन 6% की 10% की चल रही है और बैंक मेरे को 2.5% का ही रिटर्न देगा, तो वहां पर तो नुकसान हो जाएगा ना, मतलब बैलेंस नहीं हो पाती चीजें। तो एक चीज तुम समझो कि इन्फ्लेशन अगर डाउन हो जाएगी तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। अब पिछले 2 क्वार्टर से क्या हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से ये हो रहा है कि पहले 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% का रेट कट देखने को मिला, उसके बाद में फिर से 0.25% का रेट कट देखने को मिला, ओवरऑल 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिला। अब यहाँ पे जो रेट कट देखने को मिला ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रेट कट जो है आगे चलता रहेगा, जिस तरीके से ये बढ़ा है उस तरीके से ये कम होता रहेगा। अब मान के चलते यही रेट ऑफ रिटर्न जो अभी 6% के करीब है, मान के चल लो, अगर ये आ जाता है मतलब 5% के करीब ये आ गया, तो क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे। लोन सस्ते हो गए तो बैंक्स में से लोन की डिमांड जो बढ़ जाएगी, हाई वॉल्यूम में बैंक्स लोन देगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बैंक्स के पास में जो डिपॉजिट्स है, अब देखो
6% की एफडी मैं कराता हूँ, अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो मैं एफडी कराऊंगा, अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो मैं वो पैसा लगाऊंगा मार्केट में। तो इस तरीके से मार्केट में इनफ्लो बढ़ता है। लोगों को अगर लोन मिल रहा है तो कंजप्शन ज़्यादा करते हैं भाई, ज़्यादा खर्चा करेंगे। मेरे को अगर गाड़ी मिल रही है लोन पे तो मैं लूँगा, अगर लोन महंगा है तो मैं 10 बार सोचूंगा कि भाई मैं गाड़ी लूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया इसके पीछे होता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये बैंक्स इतने ज़्यादा भाग क्यों रहे, जहाँ पर निफ्टी मतलब 1% का मुंह दिखा रही है, 0.5% का मुंह दिखा रही है, वहीं पर बैंक निफ्टी 2-2% क्यों भाग रही है? इसका रीजन हम समझते हैं। इसका रीजन है सीपीआई इन्फ्लेशन। ठीक है, अभी हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि करंट इन्फ्लेशन का डेटा क्या बोल रहा है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रेपो रेट कट नहीं होगा, इन्फ्लेशन कम हो रही है तो रेपो रेट कट होगा। ये बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं अभी के टाइम पर जो सीपीआई इन्फ्लेशन है ना, वो भाई 3.34 की चल रही है। पिछले महीने की कंपेयर में ये गिरी है और ये ऑल टाइम लो पे है 2019 के कंपेयर में। अब तुम मेरे को ये बात बताओ, 2019 से अगर इन्फ्लेशन अभी तक इतना ज़्यादा कम आएगा तो आरबीआई को मजबूरन रेपो रेट कट करना पड़ेगा। मतलब देखो, मार्केट इसका इंतजार नहीं करेगा कि आरबीआई रेपो रेट कब कट करता है। मार्केट का काम है कि भाई फ्यूचर को डिस्काउंट करो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये इसका डेटा आ चुका है इन्फ्लेशन का, ये इन्फ्लेशन गिरी, मतलब मैं एस्टिमेट करूंगा कि आगे रेपो रेट कट होगा। तो भाई मैं क्यों इंतजार करूं रेपो रेट कट होने का, मैं तो पहली पोजीशन बनाऊंगा। तो ये सेम चीज जो है ना, वो टाइम से आगे चलते हुए जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो पोजीशंस बनाते हैं, और इसी का इंपैक्ट है कि हमको बैंक निफ्टी ऊपर भागता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। देखो, एक और चीज हमको समझना जरूरी है कि हमारे इंडियन मार्केट में जो फॉल देखने को मिला था, करेक्शन देखने को मिला था, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि एफआईआईज इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे थे। और इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। अगर आपको ये पता नहीं है कि एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं तो इसको समझना है, तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ये वाला मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं थोड़ा लगा दूंगा। तो मेरे चैनल पर जाके, पेज पर जाके, इस यूट्यूब पेज पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। वो वीडियो पूरा देख लोगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है कि डॉलर अगर गिरता है तो एफआईआईज इंडियन मार्केट में सेलिंग करेंगे, इतना दिमाग में क्लियर रखो। बस भरोसा कर लो मेरे पे कि ऐसा ही होता है। ठीक है, एक बार भरोसा कर लो कि भाई अगर रुपया वर्सेस डॉलर बढ़ा, मतलब $1 की प्राइस रुपये के टर्म में बढ़ी, तो एफआईआई सेलिंग करेंगे, उनका नुकसान होगा। और अगर डॉलर के कंपेयर में रुपया, मतलब $1 जैसे अभी 85 रुपये का है तो वो गिरकर 80 पे आ जाता है, तो ऐसे सिनारियोज में एफआईआईज इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इसके पीछे का बेसिक रीजन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई नुकसान हो जाता है उनका। अगर रुपया गिरेगा तो वो इंडियन मार्केट में रुपया में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो जब रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सचेंज रेट खराब होगा, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा, भले ही वो यहाँ पर इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बनाए। तो अभी हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स 98 पे आ चुका है और ये काफी ज्यादा गिरता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स के गिरने का मतलब होता है रुपया वर्सेस डॉलर में रुपया मजबूत होना। रुपया स्टेबल है और डॉलर गिर रहा है, मतलब रुपया वर्सेस डॉलर कम हो जाएगा। एक टाइम पर रुपया वर्सेस डॉलर 78 रुपीज़ के करीब चल रहा था, 78 रुपीज़ का $1 था, जो कि अभी गिरकर लगभग 85 पे आ चुका है। और संकेत ऐसे कि आगे और भी गिरता जाएगा, जिससे इंडिया के फेवर में चीज़ें चलेगी। तो ऐसे में क्या होता है, अभी हम करंट डेटा देखते हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स कितना ज़्यादा गिर चुका है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं अपन। यहाँ पर तुम डॉलर इंडेक्स का ये देख लो, डेटा देख लो। पिछले 3 महीने में यहाँ पर आप देखोगे 10% से जो है ये डॉलर इंडेक्स क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, मतलब पिछले 1 साल का भी बात करें तो यहाँ पर 10% के करीब हमको यहाँ पर क्रैश देखने को मिल रहा है। मतलब ये इंडिया के फेवर में चीजें काम कर रही है। अब ऐसे में क्या होगा, इंडिया में जो बैंक निफ्टी है ना, उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, बैंकिंग स्टॉक्स का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तब से मैं बता रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। एचडीएफसी बैंक पिछले 5 साल से कंसोलिडेशन में था, भागा नहीं था, तो अब उसको भागना ही था ना कहीं जो उसके फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, वो स्ट्रांग हुए। तो ऐसे में एफआईआईज इंडिया की तरफ वापस आने वाले हैं और उसी की वजह से जो है ये हमें यहाँ पर सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी जेफरीज के बारे में आपको पता होगा, उसके एक स्ट्रेटेजिस्ट का कहना है, जो एक एनालिस्ट है, उनका कहना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में। अब ये मैं भी बोलता हूं कि इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इंडिया ग्रो करने वाला है। अब एक वैल्यूएशन का गेम मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम यूएस मार्केट की वैल्यूएशन देखें ना, तो वो चल रहा है भाई 19 के पी मल्टीपल पर, 19 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। मतलब कंपनी ₹1 कमा रही है तो उसके बदले वैल्यूएशन उसको 19 की मिल रही है। ये होता है पी रेशो। मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। पी मतलब यहाँ पर हो गया हमारा प्राइस और यहाँ पर हो गया अर्निंग। ठीक है, ये होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये है
यूएस का 19 का, अपना इंडिया का कितना है 20 का, 20 का हो गया। अब तुम बोलोगे कि ये तो सिमिलर है और इसको हम देखें तो यूएस इंडियन मार्केट जो महंगा है, तो मैं इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करूं? तो सिस्टम ऐसा है कि यूएस ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर ग्रोथ का सिनारियो उतना ज्यादा नहीं है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6% चलती है, यूएस में एवरेज इन्फ्लेशन 2% चलती है। यूएस में ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा कम है, वहीं पर इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो इंडिया के ग्रोथ के चांसेस जो है पर कैपिटा इनकम के, जीडीपी ग्रोथ के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है। और जो मार्केट वैल्यूएशन देता है ना, वो फ्यूचर को वैल्यू करता है। मैंने जैसे कि बताया, इवेंट होने से पहले जो है फ्यूचर को डिस्काउंट ऑलरेडी मार्केट कर देता है। तो यहां पर हम दोनों के पी रेशियो तो हमको सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, पर यूएस मार्केट के कंपेयर में इंडिया जो है अभी सस्ता देखने को मिल रहा है। यूएस के ऊपर काफी सारे ग्लोबल थ्रेड्स भी है, वहीं पर इंडिया की बात करें तो ट्रेड वॉर का खतरा उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अपना एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है। यूएस से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड डील भी अभी सही चल रही है, जहां पर इंडिया के फेवर में चीजें आती हुई दिखेंगी। तो हमारा जो बैंक निफ्टी जो है ना, वो अंडर वैल्यूड है, बैंकिंग सेक्टर अंडर वैल्यूड है, जिससे हम यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो रही बैंक निफ्टी के एनालिसिस, पर आपको पूरे निफ्टी का एनालिसिस देखना है, पूरे मार्केट को समझना है ना, तो यहाँ पर इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट, इसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया हूँ। 15 मिनट का वीडियो है, तो आपको इन डेप्थ आपको चीजें समझने को मिलेगी, तो ये आप देख सकते हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी इंस्टाग्राम पर हमारा वेल्दीफाइड पेज भी ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना उसको, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के माध्यम से इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। बाय बाय, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।